हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इससे पहले हम लोग क्लास 1 देख चुके हैं, जिसमें हम बताए थे आपको हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू कराए थे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट क्लास 2, जो कि आज का रहेगा आपका। और इसमें हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो कि इसमें हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल, और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे बौद्ध काल, जैन, है ना, महाजनपद काल, सब इसी में आ जाएगा। तो इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें लगभग 150 क्वेश्चन का है। तो इसमें हम 50-50 क्वेश्चन करके लाएंगे और इसका एमसीक्यू इस तरह से कराते जाएंगे। तो अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिए, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये आपका ऑनलाइन क्लास में ही मिलेगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करिए और इसका आनंद उठाइए। तो क्लास की ओर हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का आपका क्लास होगी वैदिक संस्कृति, और इसका हम कार्यकाल देखें तो आपका हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग के बारे में अगर हम जानकारी मिलती है तो कहाँ से, ये ऋग्वेद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात की गई है, ठीक है, जो वैदिक काल को ही डिवाइड किया गया उत्तर वैदिक काल में। तो इसका हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका आप सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। ये सब आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, जो कि अभी वर्तमान काल में इसका यूज किया जाता है। तो कहाँ से लिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से, है ना। तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि एक उपनिषद है। उपनिषद की संख्या टोटल कितना, 108, लेकिन वर्तमान में देखा जाए शंकराचार्य के द्वारा तो टोटल 10 उपनिषद का एक्सप्लेनेशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताया गया है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे। विधि निर्माता यानी कानून के निर्माता किसे माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनु बहुत विख्यात पर्सन थे और बहुत ही विद्वान कहलाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं, मतलब पूर्व वैदिक काल में अगर हम देखें तो यहाँ पे गाय को प्रमुख रूप से संपत्ति माना गया था, लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में आते आते थोड़ा सा इसमें हम चेंज देखने को मिलेगा। तो क्योंकि देखिए ऋग्वेद में पशु ही सबसे ज़्यादा धन था और पशु में सबसे ज़्यादा गाय को ही प्रिय माना गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोधन, है ना। ऋग्वेद में संपत्ति का अगर प्रमुख आधार पूछा जाए तो गोधन हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए, पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप लोग को भी पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो टोटल पुराणों की संख्या कितना है, तो ये 18 है। 18 में लगभग आपको 10 पुराण तो याद होना ही चाहिए ना। तो सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो वैदिक धर्म में किस चीज़ का पूजा किया जाता था। तो हम देखते हैं इसमें प्रकृति। उस टाइम पे लोग जो थे प्रकृति से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। तो पुरंदर किससे कहा गया, पुरंदर यानी होता है किले को तोड़ने वाला, है ना, किले को तोड़ने वाला। तो पुरंदर की शब्द से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बार भी अगर उल्लेख आया है ऋग्वेद में तो सबसे ज़्यादा इंद्र का, जो कि हम देखते हैं 250 बार उल्लेख किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो ये ज्यामितीय से संबंधित है। ज्यामिति जो भी आपको मैथ में देखने को मिलते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अस्तोमा सर्ग में कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सर्ग में कहाँ से लिया गया है। तो ये सब आपका ऋग्वेद में देखने को मिलेगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 12। क्वेश्चन 12 में वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? अपौरुष यानी क्या? जो इंसानों के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी देवताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। तो क्यों कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। देखिए राइट आंसर यही है, क्योंकि ये इसे देवताओं के द्वारा लिखा गया इसलिए इसे अपौरुष कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे आंसर है आपका जैमिनी, है ना। और उत्तर मीमांसा के पूछा जाएगा तो उल्लूक कनाद हो जाएगा। ठीक है, 6 दर्शन आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए इसमें, क्योंकि आपका एक साइड दर्शन और दूसरे साइड आपका प्रतिपादक दिया जाता है कूट में मिलाने के लिए, तो सब बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 14 है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसे ब्राह्मण युग को में बांटा गया। यहाँ पे हम देखिए वैदिक का पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक का काल अगर देखें तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है, लेकिन इसके बीच के काल को भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया है 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसे ब्राह्मण युग कहा जाएगा। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ते, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हुए हैं तो, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी देखने को मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है एशिया माइनर स्थित बोगोजकोई का महत्व इसलिए है, मतलब इसमें महत्व क्यों पूछा गया, क्यों महत्व है, अगर एशिया माइनर का महत्व क्यों दिखाया गया है? तो आंसर इसका वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासित का उल्लेख मिलता है। मतलब हमारे जो वैदिक देवता हैं उनका साइट कहाँ पे मिल रहा है? एशिया माइनर के बोगोजकोई नामक स्थान पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है गायत्री मंत्र जिसे देवी सवित्री यानी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? निष्क किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण को। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये तो सबको रट्टा ही होगा, योग से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, जो कि पतंजलि का भी कौन प्रोडक्ट चला रहे? रामदेव बाबा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे सिंधु नदी। अगर शब्द पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सा है वैदिक काल में, तो हम कौन सा जानेंगे? सरस्वती नदी, है ना। तो यहाँ पे वैदिक से सर्वाधिक वर्णित यानी सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया सिंधु का, लेकिन वह सबसे ज़्यादा पूजनीय अगर माना जाएगा तो सरस्वती नदी। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल, मतलब अभी का काबुल को उस समय कुंभा कहा गया है ना, ये आपका हो जाएगा आधुनिक नाम काबुल, और ये आपका प्राचीन नाम। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा नदी वगैरह। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अभी वर्तमान समय कहाँ? ये अफगानिस्तान में। राइट आंसर इसका अफगानिस्तान होगा। 21 है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? कौन सा प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं? तो भागवत जो है प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भागवत। ये आपका ऑनलाइन क्वेश्चन है, आप ऑनलाइन के क्वेश्चन के माध्यम से बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये सबको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो हम देखते हैं ऋग्वेद। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की सबसे आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य, जो कि आपको जैन धर्म से संबंधित ज़्यादा दिखाएंगे सांख्य दर्शन, और इसका थोड़ा बहुत हमें बौद्ध धर्म में भी मतलब गौतम बुद्ध पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेद इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इस सब का अभिव्यक्ति कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। वैदिक युग में हमें ये सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है? तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल को कहा जाता है। ठीक है, लगभग 10 मंडल है ऋग्वेद में, टोटल 10 मंडल है। और 10 मंडल को ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें 10 मंडल के उल्लेख किया गया, लेकिन दूसरे से लेकर 7वें मंडल को ही वंश मंडल कहा जाता है या तो गोत्र मंडल कहा जाता है। ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम यहाँ पे इसका मतलब पता ही चल रहा है, यानी अनु यानी क्या उल्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष होना चाहिए और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिलोम विवाह, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया अनुलोम विवाह के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चावल का संस्कृत नाम क्या है, व्रीहि, जो वैदिक काल में हमें देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 28 है, अथर्व का अर्थ क्या होता है, पवित्र जादू। अथर्ववेद में ज़्यादातर अगर हम देखें 4 वेद में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ज़्यादा हमें जादू टोना वगैरह के बारे में दिया गया है, और यही पूछा है कि अथर्व का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा गायब हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो इसमें हम जानेंगे रामायण को आदि काव्य की संज्ञा से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है ना। मत्स्य पुराण में जो विष्णु जी मत्स्य का रूप धारण करते हैं, और इसी में आपको जल प्लावन की कथा देखने को मिलेगी, जो पूरा दुनिया जो है जल मग्न हो जाती है, और उसी का पार लगाते हैं विष्णु जी मछली बन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो वे आधारभूत इकाई की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा कुल, या इसे कुटुंब भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो कुछ देर पहले हमने इसका आंसर बता दिया था कि ऋग्वेद काल में अगर सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है तो किसका किया गया है, इंद्र का, और कितने बार, 250 बार, है ना। तो इसका राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो पूछा जा रहा है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रायणी संहिता। मित्रायणी संहिता में मतलब इसका उल्लेख मिलता है कि नारी को किसके समान माना गया है, सुरा पासा, नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है, मित्रायणी संहिता में। और ये सब क्वेश्चन आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, यानी इस काल में हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा, जब ये आपको उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा, वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति बढ़िया रहती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगती है, जो कि इस लाइन से आपको पढ़ने से समझ में आ जा रहा होगा कि मतलब पुरुषों का कहा गया है कि जिस तरह से हम सुरा यानी कि अशराव, पासा यानी जुआ का खेल से दूर रहते हैं, उसी तरह से हमें नारियों से भी दूर रहना चाहिए। यानी हम देख सकते हैं कि स्त्रियों को क्या मतलब क्या से सम्मानित किया जा रहा है और किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 35 की ओर हम बात करें तो 35 में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो किस देवता की बात की जा रही है उत्तर वैदिक काल में, तो प्रजापति को, इंद्र की जगह पे प्रजापति को ज़्यादा ही उच्च स्थान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। प्रजापति यानी अग्नि के देवता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 में, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वेद कौन सा मृदभांड संस्कृति हो जाएगा यहाँ पे, हड़प्पा में हम देखे थे लाल मिट्टी का बर्तन वहाँ पे ज़्यादा देखने मिलता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा संस्कृति थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया OCP। इसका OCP यानी हो गया गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, है ना। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति आपको ऋग्वेदिक काल के संबंधित मृदभांड यानी बर्तन से संबंधित देखने को मिलते हैं संस्कृति। यानी ये कहा जा रहा है कि ऋग्वेदिक काल में किस कलर के बर्तन चल रहे थे, तो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, समाज व्यवस्था से, और मनु को ही विधि मतलब कानून के निर्माता माने गए हैं सबसे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। तो ये सब देखिए उस टाइम पे क्या था कि संस्कृत का ज़्यादा बोलबाला था, है ना,
तो उस समय जितने भी हम देखेंगे तो संस्कृत टर्म देखेंगे। हम तो अभी पढ़ने के लिए इस तरह हिंदी वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन जितना भी वेद वगैरह है सारा हम देखते हैं कि संस्कृत से, और वो भी कठिन वाला जो अभी हम समझ भी नहीं सकते। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो अब हम इसमें किस में आ गए हैं? तो महाजनपद काल में आ गए हैं। महाजनपद काल यहीं से आपका शुरू हो जा रहा है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका महापद्मानंद। और अंतिम शासक कौन आ जाएगा? घनानंद, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में आप देखिएगा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यानी भारत में विदेशी आक्रमण पहला किसके द्वारा? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ये किधर? आपका अफगानिस्तान तरफ एंट्री कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाइडेस्पेच या वितस्थता, जिसे आधुनिक नाम क्या है? झेलम, यानी वितस्थता जिसे झेलम कहा गया है, और झेलम का पुराना नाम वितस्थता है, जिसका युद्ध कब हुआ था? 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका एक बहुत ही फेमस युद्ध है, हम इसके बारे में बहुत बार सुन चुके होंगे आप लोग। तो किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, जिसमें हम देखते हैं कि पोरस तो हार जाता है, लेकिन सिकंदर उसे उसका राज सम्मान के साथ वापस कर दिया जाता है ना। और ये युद्ध कहाँ होता है? झेलम नदी के बीच होता है। और कहा जाता है कि सिकंदर पूरा दुनिया जीत चुका था, लेकिन भारत में आने के बाद पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, लेकिन व्यास नदी के पहले ही व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे ये। क्वेश्चन नंबर 43 की हम देखते हैं, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पूछा जा रहा है कब आक्रमण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु। ये आपका हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के स्थापना किए थे किसने? बिंबिसार ने, और इसी का बेटा है अजातशत्रु, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किससे युद्ध किए थे? वैशाली, जिसका वज्जी एक संघ भी था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन 45 है हमारा, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ये हथियारों का निर्माण किसने किया था? हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। और इसमें एक बात आपको देखने को मिलता होगा, हाँ, वर्तमान में हम इसके उल्लेख कहाँ देखे हैं? तो बाहुबली, आप लोग फर्स्ट टाइम जो मूवी देखे होंगे बाहुबली का फर्स्ट वर्जन, तो इसमें हम देखते हैं कि जब बाहुबली है महिष्मती में प्रवेश करते हैं, तो एक पत्थर का गोला जो कपड़े में बांध के फेंका जाता है, देखते होंगे, तो उसी का यहाँ पे बताया जा रहा है। एक रथ मूसल जो उसका भाई रहता है ना, तो उसके द्वारा देखते होंगे कि रथ के पहिया में एक पंखा के आकार का लगा दिया जाता है, जिससे कई इंसानों का क्षति होता है। तो उसका यहाँ पे इसी से लिया गया है, इसी कहानी से हम देखते हैं लिया गया होगा, और बाहुबली में इसका दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रथ मूसल, दो हथियार आए हैं, रथ मूसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक यानी क्या? महाशिला, शिला यानी बड़े पत्थर, ठीक है। तो इसका आविष्कार जो किया था उस टाइम पे अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। यानी हम देखते हैं नए नए हथियारों का उस टाइम पे आविष्कार हो रहा था, जो कि अभी हमें बाहुबली के टाइम पे मतलब बाहुबली के मूवी में हमको देखने को मिलता है ये चीज़। क्वेश्चन 46 है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो क्या रहा होगा 6ठी सदी के ईसा पूर्व के दौरान? तो हम आंसर देखेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बिहार में देखिए, बिहार में उस समय उड़ीसा झारखंड भी था, तो बताया जाता है कि उड़ीसा से हाथियों का, उड़ीसा और झारखंड में बहुत ज़्यादा जंगल थे, तो उड़ीसा से हाथियों का डिमांड करवाया जाता था। और झारखंड के जो अभी हम देखते हैं ये आपका जमशेदपुर, जहाँ पे अभी भी हमें लोयस का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो ये सब किसके अंदर में था? तो बिहार में, है ना। तो इसके द्वारा वहाँ के राजा लोग थे हथियार वगैरह और अपने सैन्य बल में हाथियों को रखा करते थे, तो इस वजह से अपना राज्य जो है सुरक्षित रखते थे, ठीक है। तो इसी के कारण 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों का उदय का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, 47 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय, है ना, अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या और देखें, तो क्वेश्चन 48 है आपका, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत
पर निम्नलिखित में से किस एक का शासन था? तो हम देखते हैं जब सिकंदर भारत आए थे तो उस समय मध्य भारत में किसका शासन था? उत्तर भारत में। तो हम देखते हैं नंद वंश का। क्वेश्चन 49 है आपका, निम्नलिखित में से किसे सैनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? अस्थायी, नियमित अस्थायी सेना रखने वाला किसे कहा जाता है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इसका। तो देखिए इसको किस नाम से उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं ना। माने जाते हैं क्या मतलब थे। क्वेश्चन 50 आपका है, निम्नलिखित में से उग्रसेन भयानक सेना का, उग्रसेन यानी क्या? उग्र यानी क्या? गुस्सा, सेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो इसे महापद्मानंद को उग्रसेन के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, डेरियस जिसे दारिबाहु ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत, क्षत्रपी यानी क्या? प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट। यानी डेरियस प्रथम जो थे भारत के उत्तरी मतलब पश्चिमी भाग में जीत हासिल किया था। ठीक है, जहाँ जहाँ उसने जीता था उसको अपना 20वां प्रांत बनाया था। ये सब क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में सब पूछा भी गया है। तो इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट, यानी मुद्रा को वहाँ पे टैलेंट के नाम से जाना जा रहा है। क्वेश्चन 52 है आपका, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो श्रेणी यानी क्या? व्यापारी। ठीक है, तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। यहाँ पे महाजनपद काल देख रहे हैं। क्वेश्चन 53 में आप देखिएगा, गिरिपति का अर्थ क्या होता है? गिरिपति का अर्थ क्या है? धनिक किसान। धनिक किसान को गिरिपति के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन 54 है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? हम देखते हैं 16 महाजनपद थे, है ना। इसके बाद में कभी बताएंगे आप लोग को थ्योरी क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ का एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। क्वेश्चन 55 है और जो कि आज का आपका अंतिम क्वेश्चन भी है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। ठीक है, तो आई होप आप लोग को किस क्वेश्चन अच्छा लगा या कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी आपका एक लाइक हमें एक मोटिवेशन का कार्य करता है। और अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके सलाह से और क्वेश्चन लाने का कोशिश करें और थ्योरी का। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ पे अपना ध्यान दे सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।